नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस के एक सेट की जो आपका 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके 9 अगस्त 2019 के सेट की, जिसके हम मैथ्स के सारे 25 क्वेश्चंस करेंगे। एकदम समझते हुए करेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मैंने बहुत सारे सेट्स करवा दिए हैं और ये 2019 के सारे पेपर मैं करवा दूंगा। टॉपिक वाइज मैंने CHSL, CGL मेंस सब करवा रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। और CPO का करवाना बाकी है, वो भी टॉपिक वाइज करवा दूंगा। शिफ्ट वाइज मैंने ऑलरेडी जो रिसेंट एग्जाम हुए सबकी शिफ्ट वाइज सोल्यूशन सभी क्वेश्चंस के मिल चुके हैं, वो भी आप जाके देख लीजिएगा। बाकी चैनल पे बहुत यूजफुल कंटेंट्स आ रहे हैं। PDF मैंने अपना नोट्स शेयर करा है, एडवांस मैथ्स का, रीजनिंग का। बहुत सारे लड़कों ने, लगभग 2000 लोगों ने मेल पे और लगभग 4000 लोगों ने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया। तो आप लोग भी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके जाके डाउनलोड कर लें, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल नोट्स हैं, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रीजनिंग वाला नोट्स तो कंप्लीट रीजनिंग है, यानी कि SSC और बैंक से रिलेटेड जो भी कुछ हो सकता है सारे कॉन्सेप्ट उसमें हैं। तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, नोट्स का, मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी। और मैथ्स के नोट्स में आपको जगह भी मिल जाएगी साइड साइड में, वहाँ पे अगर अच्छा टॉपिक दिखे, अच्छा क्वेश्चन दिखे तो वहाँ पे नोट का, अच्छा फार्मूला दिखे तो नोट करते रहना, ठीक है। एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगी। तो बाकी आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना। PDF इसका जो MTS का पेपर हुआ था, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मुझे PDF नहीं मिल रहा है, तो PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर रखा है, आप जाके फाइल सेक्शन में देख लीजिएगा। सारे 39 पेपर शेयर कर दिए उधर। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। देखो, अगर बहाने बनाने हैं तो बहाने बनाओ। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम, जब तुम्हारा पढ़ने का नहीं मन कर रहा, तुम सो रहे हो 20-20 घंटे, उस टाइम वो पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन वो डिजर्व करता है, तुम नहीं। अब आगे तुम समझदार हो, मेहनत नहीं करोगे तो डिजर्व करते हो या नहीं, अपना आइडिया लगा लेना। अगर पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है। 40-45 लाख लोग ऑलरेडी SSC की तैयारी में लगे हैं, तुम छोड़ भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। कहा गया A can do 50% of the job in 16 days. B can do 1/4 of the same job in 24 days. Working together in how many days they can do 7/4 of the job. ध्यान से देखिएगा। कहा गया A आधा काम 16 दिन में कर सकता है। अगर आधा 16 दिन में करता है यानी पूरा 32 दिन में करता होगा। B 1/4 24 दिन में करता है, यानी B पूरा 1/4 24, तो पूरा 24 × 4 यानी कि 96 डेज में करता होगा। कहा गया अगर वे दोनों एक साथ करें तो 7/4 हिस्सा कितने दिन में कर देंगे। अब 32 और 96 का LCM ले लो, 96 हो जाएगा। आप मान लो 96 यूनिट कुल कार्य है। अब उनको करना कितना है, इसका 7/4 गुना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर A 32 दिन में 96 करता है तो 3 यूनिट एक दिन में करता होगा, और B 96 दिन में 96 यानी एक दिन में 1 यूनिट करता है। अब इन दोनों को अगर एक साथ कार्य करवाया जाए, इन दोनों से एक दिन में कितना करेंगे, 3 1 4 यूनिट, और इन्हें करना कितना है, कुल कार्य का 7/4 हिस्सा, यानी 96 का 7/4। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर हो जाएगा कुल कार्य जो करना है बटे एक दिन में किया गया कार्य, यानी 4 चौको 16 छक्के 96, यानी 6 सत्ते 42 डेज लगने वाले हैं। समझ आ गया, सॉल्व कर लीजिएगा। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भैया पेपर हिंदी में क्यों नहीं है। आप एक चीज़ बताओ, SSC में क्या आता है, खाली मैथ नहीं, इंग्लिश भी आती है। आप कहते हो मेरा इंग्लिश वीक है, आप इंग्लिश से इस तरह से भाग रहे हो कि मैथ्स की सिंपल सी लैंग्वेज में जो इंग्लिश लिखी है वो नहीं पढ़ के समझ आ रही है, तो आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस में 20 भी कर ले, मतलब 20 क्वेश्चन देख भी नहीं पाओगे। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपकी मैथ्स के क्वेश्चंस के लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे SSC नहीं निकलेगा, डेफिनेटली नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है उसका मतलब क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि उधर तो 25 क्वेश्चन प्योर इंग्लिश के आएंगे ना, उधर तो हिंदी नहीं होता कि इन प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिर वहाँ पे अंग्रेजी के क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे तो ये भी नोट, जो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है वो भी अंग्रेजी में लिखा रहता है, तो आप वो कैसे समझ जाते हो। तो वही चीज़ है कि आप अगर, और फिर कहते हो इंग्लिश नहीं सही है, कैसे स्ट्रेटजी बताओ, इंग्लिश से आप भाग रहे हो इतनी तेज, फिर कैसे कर पाओगे। कहा गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स इन एन ऑफिस इज 3:2। कहा गया कि एक ऑफिस है जिसमें रूरल यानी कि रूरल लोग और अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी लोगों का जो अनुपात है वो 3:2 है। रूरल 3 है तो अर्बन 2 है। अगर इफ़ 20% ऑफ रूरल एंड 25% ऑफ अर्बन, यानी कि 20% रूरल का, 3 का 20% कितना हो जाएगा, 1/5वां हिस्सा यानी 0.6, और 25% ऑफ अर्बन, 25% अर्बन यानी 1/4 यानी 0.5 अर्बन। ये लोग कहा गया कि इफ़ 20% ऑफ रूरल एंड 25% ऑफ अर्बन आर वीमेन, यानी कि ये औरतें हैं, तो आपसे कहा गया मैन का परसेंटेज बताओ। देखिएगा, कहा गया रूरल और अर्बन का अनुपात 3:2 है। रूरल में 20% और अर्बन में 25% वीमेन है, यानी वीमेन या वुमेन जो भी बोलें उसकी संख्या दी है। तो मैन कितने हो जाएंगे, अब निकाल लो ना। देखो
3 में से 0.6 घट जाएंगे तो 2.4 ये हो जाएगा, 2 में से 0.5 घटेगा तो 1.5 ये हो जाएगा। यानी कुल कितने हैं मैन, कितने आ गए 3.9 आ गए। टोटल थे कितने 5, मतलब 5 में से 3.9 मैन है तो मैन का परसेंटेज कितना हो जाएगा 3.9 बटे 5 गुणे 100, यानी आपका हो जाएगा 5 से कटेगा 20 और 20 से गुणा करेंगे तो 78% आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। अच्छा मेरी बात थोड़ी बुरी लग सकती है आपको, थोड़ा मैं कई बार टफ बोल जाता हूँ, लेकिन वो बातें बुरी दिल पे ना लेना, बस उस पर वर्क करना, उसको समझना कि बातों का सेंस क्या है, हिडन मीनिंग क्या है। ठीक है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी आपको मेरी बातों के मतलब जो हिडन मीनिंग है वो समझना है, ना कि उसको निगेटिव वे में ले लो। कहा कि ये मोटर कार मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एंड बिफोर रिपेयरिंग रिस्पेक्टिवली। इफ इट कवर्स एक्स डिस्टेंस इन एक्स आवर्स आफ्टर रिपेयरिंग, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 5x डिस्टेंस बिफोर रिपेयरिंग। कहा गया कि एक मोटर कार है जिसको अगर हम रिपेयर करवा देते हैं तो रिपेयर करवा देते हैं तो 72 की स्पीड से चलने लगती है, और बिफोर रिपेयरिंग यानी कि रिपेयर होने से पहले वो 54 की स्पीड से चल रही होती है। कहा गया उसे एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 घंटे लगते हैं रिपेयर होने के बाद। अब एक चीज़ बताओ, रिपेयर होने के बाद उसकी स्पीड कितनी है 72, 6 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी 72 की स्पीड से 72 गुणे 6, और यही बराबर आपको एक्स दिया गया है, यानी एक्स की वैल्यू दी गई 72 गुणे 6 यानी कि 432, यानी x की वैल्यू आ गई 432। अब आपसे कहा गया कि 5x दूरी ट्रेवल करनी है और बिफोर रिपेयरिंग यानी 54 की स्पीड से, बिफोर रिपेयरिंग यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बिफोर रिपेयरिंग ये स्पीड है, ये आफ्टर रिपेयरिंग है। तो बिफोर रिपेयरिंग स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, और हमें दूरी कितनी ट्रेवल करनी है 5x, यानी कि 5 × 4 3 2, तो टाइम कितना लगेगा कुल डिस्टेंस बटे स्पीड 54। बस आप सॉल्व कर लो, तो 54 से काटोगे 8, 5 8 40, यानी कि कितने घंटे लगेंगे 40 घंटे लगेंगे। कहा गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी गुणनफल 2 संख्याओं का 6845 है, SCF 37 है, तो ग्रेटर नंबर बतानी। आपको पता होगा अगर 2 संख्याओं का SCF 37 है तो पहली संख्या 37A हो जाएगी, दूसरी संख्या 37B हो जाएगी, जहाँ पे A और B कैसे नंबर होंगे को प्राइम यानी कि सहभाज्य संख्या होंगी, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब इनका प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 37A गुणे 37B, ये आपको दिया गया 6845। ठीक है, 37 से काट दो, 37 इकन्नम 37, ये आपका हो जाएगा 31 314, ये जाएगा 8 बार, 8 7 56, 8 3 24, 5 29, हाँ 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा हाँ 296, यानी कि 18 बचेगा, और ये आपका 185 बचेगा, 37 पंजे यानी कि 185 हो गया, फिर ये कटेगा 5 हो जाएगा, यानी AB बराबर 5 आ गया, AB बराबर 5। तो आपको A को 1 लेना पड़ेगा, B को 5, क्योंकि 5 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 5, और A को 1 मतलब A को 1 ले लिया, B को 5 ले लिया। अगर 2 संख्याओं का गुणनफल 5 है तो आपको पता है एक संख्या 1 ले सकते हैं, एक संख्या 5 ले सकते हैं, अगर इंटीजर लेना है। ठीक है, अब आपको पता है पहली संख्या 37 है, दूसरी संख्या 37 भी। आपसे पूछा गया था ग्रेटर वाली नंबर, तो ग्रेटर वाली नंबर कितनी हो जाएगी 37B, यानी 37 गुणे 5, अभी हमने किया 37 पंजे 185। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स अप टू 100 इज, यानी कि 100 तक की सभी प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का एवरेज क्या हो। देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब ऐसे 97, ये सब हो गई प्राइम नंबर्स। ठीक है, 100 तक। ठीक है, अब इनके सिवा जो बची, एक को छोड़ के इनके सिवा जो बची, यानी जो संख्या किसी न किसी संख्या से डिविजिबल है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 भी हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे बाकी 99 तक या 100 तक ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब आपको एवरेज निकालना है, यानी आपके पास 2 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं और आपको एवरेज बताना है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई 2 से लेके 100 तक की संख्याओं का एवरेज पूछे तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा, पहली संख्या, मैंने आपको ये ट्रिक करवा रखी है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यानी 2 + 100 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 + 100 बटे 2, यानी 102 बटे 2, यानी कि एवरेज कितना हो गया 51, ये एवरेज हो लिखा है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, एक को छोड़ के बाकी संख्याएं प्राइम है ऊपर वाली और नीचे वाली कंपोजिट है। एक कैसी है, ना प्राइम है ना कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, ये देखिए मीडियन निकालने को कहा गया, मीडियन बोले तो माध्यिका के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखो, फिर उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करो। तो आप सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखो, सबसे छोटा कहाँ पे दिख रहा है, ये 15 हो गया, लिख दो,
फिर उसके बाद 2 बार 18 है, देखो 1 2 काटते रहो जिससे गिन लेंगे, 18 18 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो 23 इससे बाद है, 23 हो गया। फिर कौन सा है, 27 है, 27 है, फिर 28 है, फिर 29 है, 27 28 और 29 दोनों हो गया। फिर कौन सा 30 है, 31 32 है, 32 2 बार है, देखो 30 31 32 32 2 बार है, 1 35 है। गिन लो कितनी संख्या है, ये हो गया 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ देख लो 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए 12 है, और आपको मैंने बताया है कि अगर पदों की संख्या इवन हो तो मीडियन क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, n/2 टर्म यानी 6 टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म यानी कि 12/2 6 + 1 7वां टर्म बाई 2। गिन लो छठवां टर्म कौन सा है, ये वाला, और 7वां टर्म कौन सा है, ये वाला, यानी कि छठवां टर्म 28 + 29/2 यानी कि ये हो जाएगा 57/2 यानी 28.5। और अगर n ऑड होता तो क्या होता, यहाँ पे तो चलो इवन था, अगर ऑड होता तो क्या हो जाता, तो यहाँ से मीडियन बराबर होता है n + 1/2 टर्म यानी कि n + 1/2 वहाँ पर, यह माध्यिका हो जाती है। तो दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जो लोग कह रहे थे स्टेटिस्टिक्स करवा दिया जाए, तो स्टेटिस्टिक्स बता दीजिएगा कि करवाना है या नहीं, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि करवाना है कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। क्योंकि एवरेज वेट ऑफ 12 आर्टिकल्स इज 18 kg, यानी 12 वस्तुओं का जो एवरेज वेट है वो 18 किलोग्राम है, ठीक है। कहा गया एडिशन ऑफ अनदर न्यू आर्टिकल रिड्यूसेस द एवरेज वेट बाई 500 ग्राम, एक आर्टिकल ऐड होता है जिससे जो एवरेज है वो 500 ग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो आपसे कहा गया वेट ऑफ न्यू आर्टिकल क्या होगा, आप ध्यान से देखिए कितने, देखो अगर एवरेज 500 ग्राम कम होता है, यानी माइनस मैंने इस वजह लगा दिया ताकि आपको ये पता रहे कि कम हुआ है, तो कितनी वस्तुओं पे हुआ है, 12 और 1 13 वस्तुओं पे 500 ग्राम कम हो गया, यानी कि जो 13वीं वस्तु ऐड हुई है उसका वेट एवरेज से कितना कम होगा, 13 वस्तुओं पे 500 ग्राम कम हुआ है, तो कुल कितना हो जाएगा 13 × 500 ग्राम को 1/2 kg, यानी कि जितनी वस्तुओं पे कम हुआ है, यानी इसका वेट कितना कम था एवरेज से, 13 वस्तुओं पे अगर इसने 500 ग्राम कर दिया, यानी कि 13 × 500 ग्राम इतना कम था, यानी 13 × ½ kg कम था, यानी इसका जो वेट होगा वो एवरेज माइनस 13 × 1/2 यानी कि एवरेज कितना है 18 माइनस 13/2 यानी कि 6.5, यानी इसका वेट हो गया 11.5 किलोग्राम। तो आपको ध्यान रखना है जितनी वस्तुओं का कम हुआ, अब इसके ऐड होने के बाद 13 वस्तुओं का, तो 13 वस्तुएं 13 हो गई और सबका एवरेज 500 ग्राम यानी कि ½ kg कम हो रहा है, तो 13 वस्तुओं का कुल कितना कम होगा 6.5 किलोग्राम, एवरेज कितना है 18, 6.5 कम होगा 11.5 हो जाएगा। अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह पढ़ोगे वो हमेशा टिपिकल रहेगी, अंग्रेजी को समझने के लिए पढ़ो। जैसे देखो ये वाइज एन आर्टिकल एट 1800 एंड सेल्स इट आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% 20%, व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कहा गया 1800 में खरीदता है और 2 डिस्काउंट के साथ बेच देता है, तो कितना सेलिंग प्राइस होगा, देखो 1800 में खरीदा, पहला डिस्काउंट, अब इसको आप सक्सेसिव से भी कर सकते थे कि 10% और 20% का रिजल्टेंट, अगर x% y% के डिस्काउंट हो तो रिजल्टेंट होता है x + y - xy/100, तो 10 और 20 का कितना हो जाता 28 हो जाता, तो 28% कम कर दो, यानी 18 × 8 = 144, 18 दूना 36 और 14 50, यानी 504 रुपये कम में बेचता, यानी कि 1296 में बेच देता। तो ऐसे भी कर सकते थे। अदरवाइज आपको क्या काम करना है, आपको 10% का डिस्काउंट देने का मतलब, अगर ये वस्तु 10 की होती तो 9 की बिकती, ठीक है। 20% डिस्काउंट का देने का मतलब अगर 5 की होती तो 4 की बिकती, बस आपका यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 5 10 50, ये कट के 2 दे देगा, 18 नहीं है 162, 162 × 8 लिखा हुआ है, गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8 × 6 = 48, 1 49, 8 × 9 8 और 4 12, यानी 1296 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो आप ये याद रखिएगा कि रिजल्टेंट बराबर होता है x + y - xy/100, ये डिस्काउंट के केस में या घटने के केस में, और बढ़ा होता तो यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। कहा गया द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 एंड वन साइड इज 10। कहा गया एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल 26 का है और एक भुजा 10 की है, ये डायगोनल है, ये 26 का है, एक भुजा हम मान लेते हैं 10 है, तो एरिया पूछा गया। आपको पता होगा कि जो रेक्टेंगल होता है उसका कोण 90 डिग्री का होता है। अगर ये 26 है, ये 10 है, तो ये ट्रिपलेट बनाएगा, ये 24 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अरे 5 12 13 ट्रिपलेट होते हैं, तो 5 का 2 गुना 12 का 2 गुना 13 का 2 गुना भी ट्रिपलेट बनाएंगे, तो 26 10 और 24 भी ट्रिपलेट होगा। अब आपको पता है इसकी चौड़ाई, आपको पता है लंबाई, तो एरिया क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 24 × 10 240।
जो लोग मेंस वाली सीरीज़ नहीं फॉलो कर रहे भाई, आप मूर्ख हो, आप जाके फॉलो करो, क्योंकि वो सारे आपको सीजीएल के लिए जो टाइम मिला है ना भैया, ये लास्ट सीजीएल मान के चलना। अगर आपने ये नहीं माना है कि लास्ट सीजीएल है, तो आप फिर वेट करना, पता नहीं कितने दिन बाद सीजीएल है, पता नहीं कब सीईटी हो। आपका लास्ट चांस है सीएचएसएल सीजीएल जो भी आपने भरा है वो निकाल के रहो। अगर आपने नहीं निकाला तो फिर काफ़ी टाइम वेट करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वेट ही करना पड़ेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि वेट करना पड़ेगा आपको। क्योंकि द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 12% पर एनम इज़ 477। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल कितना लगे, क्योंकि 12% इंटरेस्ट 2 साल में 477 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट देता है 12% ब्याज की दर पे, तो प्रिंसिपल कितना हो आपको पता होगा। 12% पहले साल, और चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 12% दूसरे साल, और इसका सक्सेसिव यानी 12% प्लस 12%, और इस 12% का भी 12% यानी 1.44%, यानी इतना टोटल ब्याज मिला होगा। यानी टोटल ब्याज कितना मिला, 12% प्लस 12% प्लस 1.44%। ये कहाँ से आया, 12% का 12%, यानी आपको टोटल ब्याज कितना मिला, 12 12 24 25.44% हमें कुल ब्याज मिला है, और जो कि बराबर किसके है, 477 के। तो आपसे प्रिंसिपल का 100% पूछा गया, तो 100% कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 477 बट्टे 25.44 और गुणे 100। बस इसी को सॉल्व कर लो। तो किससे काटोगे, पहले आप 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, पहले 3 से काटना चाहो 3 से काट दो, नहीं तो 4 से काट दो। पहले 4 से काट दे रहे हैं, तो 4 से काटोगे 4 छक्के 24, और ये 4 तिया 12, 4 छक्के 24, सही काट रहा हूँ, 4 छक्के 24, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 4 से काटोगे तो ये 25 आ जाएगा। 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो 212 आएगा, 3 से काटोगे तो 159 आएगा। ठीक है, फिर ये किससे कटेगा, ये कटेगा 212 यानी कि 106 53 से कटेगा, 53 चौको 212, 53 53 कितना हो जाएगा, 53 पंजे 53 तियाँ, सॉरी 53 तियाँ। ठीक है, और ये आपका देखो यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 2 मतलब दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो यहाँ पे 100 से गुणा भी हो जाएगा, यानी ये 2500 समझ लो लिखा। ये 3 गुणे 2500 बटे 4 आपका आ गया, यानी 7500 गुणे 4 यानी 1875 आपका आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना था। बाकी 12% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 25.44%, वही दिया गया था 477, तो 100% पूछा गया था। कहा गया द टेबल शोज द नंबर ऑफ T20 मैचेस प्लेड, रन्स स्कोर्ड 50s एंड 100 स्कोर्ड बाई 4 इंडियन बैट्समैन इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, तो आपको दिया गया है किसके बारे में, आपसे कहा गया था, अच्छा विराट, रोहित, शिखर और सुरेश के बारे में कहा गया है। आपको दिया क्या गया है, कहा गया कि द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रन्स पर मैच स्कोर्ड बाय शिखर एंड एवरेज रन्स पर मैच स्कोर्ड बाय रोहित इज। आपको शिखर और रोहित के एवरेज रन्स के बीच में क्या निकालना है, अंतर निकालना है। आपको पता होगा एवरेज रन होता है टोटल रन डिवाइडेड बाय मैच प्लेड। तो रोहित का एवरेज कितना हो जाएगा, 840 बाई 20 यानी कि 42, ये रोहित का एवरेज हो गया। और शिखर का एवरेज कितना हो जाएगा, 1050 बटे 25 यानी कि इसका भी 42 हो जाएगा। अरे 25 चौको 100, 25 दूना यानी कि 42 किसका हो गया, शिखर का। हालांकि ऐसा नहीं है, रोहित का 50 का एवरेज है, इन भाई साहब का कुछ 45 के आसपास है, लेकिन ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका अंतर पूछा गया था। तो 42 माइनस 42 नील बटे सन्नाटा यानी 0। और एक चीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि ये किसका सिंबल मैंने बनाया है, ये जो सिंबल बना है ये किसका है। और दूसरी चीज़, अगर कोई बैट्समैन 0 पे आउट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। कहा गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज इज 12,000। व्हाट शुड बी मार्क प्राइस ऑन ए पेयर ऑफ शूज सच दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16% द शॉपकीपर अर्न्स 12% प्रॉफिट। कहा गया कि एक जूता है, बहुत महंगा है, इतना महंगा जूता मैंने आज तक सर्च भी नहीं करा। कहा गया 12,000 का कोई जूता है जो खरीद पड़ता है 12,000, तो उसको कितना रुपया अंकित करें ताकि जो अंकित मूल्य है उस पर 16% की छूट देने के बाद भी 12% का फ़ायदा हो। हम मान लेते हैं कि हमने MP लिखा है जूते पे, इस पर कितना छूट देना है, इस पर 16% का डिस्काउंट देना है। 16% डिस्काउंट मतलब 84/100 यानी 21/25 का इसके बेचना है। और फिर भी हमें कॉस्ट प्राइस पे कितने का फ़ायदा हो रहा है, 12% का फ़ायदा, यानी 100 की खरीदे तो 112 की बेची, यानी 28/25। अरे 112/100 28/25 हो जाएगा, 25 कट गया। तो आपका यहाँ से मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस हो गया CP कॉस्ट प्राइस गुणे 28/21, 7 से काट दोगे 4/3, और CP आपको दिया गया 12,000, तो हो जाएगा 12,000 गुणे 4/3, 3 से 12,000 कटेगा 4 और गुणे 4 ये 16,000 हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, 16,000। ये प्रश्न देखो, कहा गया अमन की एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20 लाख बट
The tax on income that he has to pay has reduced from 20% to 16%. He now pays the same amount of tax as earlier. What is his new total income? कहा गया कि अमन जो है उसकी इनकम 20 लाख से सालाना बढ़ गई। सरकारी नौकरी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में है, पीएसयू कंपनी में किसी। हम मान लेते हैं पहले उसकी इनकम थी एक्स, अभी कितनी हो गई, देखो ऐसे देखो, एक्स थी, अभी कितनी हो गई, 20 लाख हो गई। अभी कितनी हो गई, 20 लाख बढ़ गई, सॉरी, इसकी एक्स प्लस 20 हो गई। पहले इनकम टैक्स कितना देना पड़ता था, 20%, यानी इसका 20/100। अभी कितना देना पड़ रहा है, 16%, यानी इसका 16/100। आपसे कहा गया जो टैक्स दोनों केसेस में वो पे करती है वो बराबर है, करता है। और ये बराबर कर दो, यहाँ से x की वैल्यू निकालने को कहा गया है। तो 16, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, यानी ये लिखा हो 5x बराबर 4x प्लस 80, यानी x बराबर 80, यानी ये 80 क्या हो गया, लाख हो गया। अब आपसे कहा गया टोटल न्यू इनकम निकालना है। तो न्यू इनकम आपको पता है 20 लाख बढ़ गई है, यानी x प्लस 20 की वैल्यू पूछी गई है। तो x प्लस 20 कितना हो जाएगा, 100 लाख, यानी उसकी बढ़ी हुई इनकम 100 लाख। कहा गया द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इज 10:7, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे कहा गया कि प्रिंसिपल का और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 10:7, यानी 10 रुपये पे 5 साल में 7 रुपये ब्याज मिलते हैं। 5 ईयर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर 10 रुपये पे 7 रुपये ब्याज मिलते हैं, यानी कितना परसेंट, 70%। 5 साल में 70%, तो 1 साल में कितना मिल रहा है, 14%। और 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये प्रश्न एक बार सीजीएल मेंस में आया था, शायद सीजीएल मेंस में, सीजीएल प्री में, मुझे याद है जहाँ तक, क्योंकि ये प्रश्न मैंने करा हुआ है। और ये प्रश्न मैंने एमटीएस तो सॉल्व नहीं करा था, तो ये प्रश्न मुझे देखते ही लग गया। शायद सीजीएल में प्री में आया था या मेंस में आया। देखो ये प्रश्न बहुत आसान है, देखिएगा। कहा गया 99 सही 95/99 गुणे 99 माइनस 95 को सॉल्व करो। अब देखो आप इसको पता होगा, ए सही b/c को हम क्या लिख सकते हैं, c इंटू ए धन b/c, यही तो लिखते हैं। तो ऐसे 99 सही 95/99 को लिखेंगे 99 इंटू 99 प्लस 95/99 और इंटू 99 माइनस 95, यही तो हो गया। अब आपका यही आंसर हो गया। तो आप कहेंगे 99 से 99 कट गया, 95 से 95 कट गया, और 99 का स्क्वायर कितना होता है, 9801। बस काम खत्म हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपको 99 का स्क्वायर याद था। बिल्कुल याद था, क्योंकि ये सब ऐसे स्क्वायर हैं जो आपको अक्सर यूज़ करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ नहीं भी आता तो यहाँ पे 9 निकाल लो, यहाँ पे 9 निकाल लो, यहाँ पे 11 बचता है, यहाँ 11, दोनों का 121 हो जाता है। अब 121 गुणे 9 कर लेते, या 121 गुणे 81 सीधे कर देते। तो आप कैसे कर सकते थे, 121 गुणे 81 कितना हो जाता, 121 ले लेते और 968 ले लेते, जोड़ देते तो आपका आ जाता। ठीक है, तो आपका 9801 आंसर हो गया। ये प्रश्न देखिए, कहा गया सम पर्सन्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 84 days, 2 times द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू हाफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। कहा गया कुछ पर्सन हैं, यानी एक्स लोग हैं जो कोई कार्य 84 दिन में करते हैं। कहा गया इस काम मतलब इस आदमी की जो संख्या उसका 2 गुना, अगर 2x लोग हो जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे, 42 दिन में करेंगे। फिर आगे क्या कहा गया, हाफ ऑफ द सेम वर्क कितने दिन में करेंगे, वो पूरा कार्य, अगर 2 गुने आदमी हो जाते हैं पूरा कार्य करने में 42 दिन, तो आधा कार्य करने में कितने दिन लगाएंगे, 21 दिन। तो आपको ऐसे अप्रोच करना है। आपने क्या जो क्वेश्चन में दिया गया वो लिख दो, x 84 दिन में करना। अब कहा गया 2 टाइम्स, अगर संख्या 2 गुनी हुई तो दिन आधे हो जाएंगे, यानी 42 दिन में। लेकिन हमें पूरा कार्य ना करवा के आधा करवाना है, तो 42 अगर पूरे करने में तो आधा करने में 21 दिन बाद खत्म हो गए। ये प्रश्न देखो, कहा गया हाउ मेनी बॉल्स ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ बिगर बॉल ऑफ डायमीटर 360 सेंटीमीटर। आपको मैंने बताया कि अगर कोई एक शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप में परिवर्तित किया जाता है तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है आपका वॉल्यूम। तो आप अगर ऐसे कहें कि n बॉल्स बनाई जा सकती हैं, तो n छोटी बॉल्स का जो वॉल्यूम होगा, यानी n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब के। क्योंकि ये गोले छोटे गोले का वॉल्यूम है, n गोले ऐसे बनेंगे तो n छोटे गोलों का वॉल्यूम बराबर 1 बड़े गोलों का वॉल्यूम। तो यहाँ से 4/3 पाई कट जाएगा, यानी n बराबर आ जाएगा कैपिटल R क्यूब बटे स्मॉल r क्यूब, या बने गोलों की संख्या हो जाएगी कैपिटल R बटे स्मॉल r का होल क्यूब। और मास्टर आपको यही ट्रिक बता देते हैं, कहते हैं ये ट्रिक है जो मैंने जनरेट करी है, बहुत कठिन है, ये ट्रिक आप याद कर लो। याद करने की क्या ज़रूरत, आपको ये पता है अगर, बस खत्म हो गया। तो यहाँ से गोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आपको पता है कि जो बड़ा गोला है उसका डायमीटर 360 का, यानी रेडियस 180 हो जाएगी। ध्यान से देखा करो, प्रश्न समझ आ जाएगा। कैपिटल R 180 हो गया, और स्मॉल r आपको पता है कितना है, 45। तो कैपिटल R बटे स्मॉल r अगर आप निकाल ले रहे हो तो आपका गोलों की संख्या आ जाएगी। कैपिटल R बटे स्मॉल r यानी 45 को 180, यानी इसकी वैल्यू हो गई 4, तो गोले कितने बनेंगे, 4 का क्यूब यानी कि 64।
तो ये अगर आपने ये चीज़ याद हो गई आपको तो सीधे आप आंसर मार्क कर देते कि इसका 4 गुना है ये, तो 4 चौक का 4 गुणे 4 गुणे 4 गोले बनेंगे। ये प्रश्न जो दिख रहा है बहुत आसान सा है। अगर रेशियो ऑफ सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज इज 11:1। कहा गया कि ए और बी के सैलरी के योग और इनके अंतर का जो अनुपात है वो कितना है, 11/1 है। ठीक है। अगर रेशियो ऑफ सम ऑफ सैलरीज ऑफ बी एंड सी, यानी बी और सी के सैलरीज का योग और इनके डिफरेंस का अनुपात 11:1 है, ये भी लिख दो। क्योंकि इफ़ ए सैलरी इज हाईएस्ट, यानी ए की सबसे ज़्यादा है और बी और सी की सबसे कम है, तो कहा गया देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ बी गिवन दैट टोटल ऑफ देयर सैलरीज इज, यानी ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया गया है 18,200 रुपये। ध्यान से देखिए, कहा गया ए और बी की सैलरी का योग और उनके अंतर का अनुपात 11:1 है। सेम केस है बी और सी के साथ। कहा गया ए की सैलरी सबसे ज़्यादा है, ए बी सी की सैलरियों का योग 1,82,000 है, नहीं 18,200 है। तो आपसे पूछा गया बी की सैलरी क्या होगी। बहुत आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 11A माइनस 11B। तो आपका यहाँ से हो जाएगा, सॉल्व करोगे 12B बराबर 10A, यानी 5A बराबर 6B, ऐसा लिख लो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो B प्लस सी बराबर 11B माइनस 11C, तो यहाँ से हमारा 5B बराबर आ जाएगा 6C। ठीक है। अब देखो, आप ए बी सी का रेशियो ले लो। अगर हम 5A बराबर 6B बराबर मान लें, ऐसा मान लो 5A बराबर 6B बराबर मान लो 150, या ऐसा करो A बराबर 6/5 भी हो जाएगा, A बराबर 6/5 भी हो गया, और C बराबर 5/6 भी हो जाएगा। यहाँ से देखो C बराबर 5/6 भी, और आपको पता है A प्लस बी प्लस सी 18,200 है, सब में एक मतलब A की और C की वैल्यू रख दो। तो A की वैल्यू 6/5B प्लस B की वैल्यू B प्लस C की वैल्यू 5/6B, ये बराबर है 18,200। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6/5 प्लस 5/6, यानी 36 और 25 61/30 और 91/30 भी हो जाएगा। ये बराबर है आपका 18,200। 91 से कटेगा 200 आ जाएगा, यानी बी बराबर हो जाएगा 30 × 200, यानी कि 6,000। बी की सैलरी 6,000 हो गई। समझ आया ना। आपने कहा कि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी 11/1 है। सिमिलरली बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी, हमने सॉल्व किया 5A बराबर 6B 5B बराबर 6C। हमें दिया गया था ए प्लस बी प्लस सी इतना है। अब हमने यहाँ से एक बराबर आ गया 6/5B, सी बराबर आ गया 5/6C। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी वाले में हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू बी के फॉर्म में रख के बी की सैलरी निकाल ली। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। प्रश्न कितना भी बड़ा हो आप घबराना नहीं, क्योंकि प्रश्न ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, बहुत आसानी से हो जाता है बड़ा। अगर इफ़ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि सेलेक्ट जो हुए होते हैं और अनसेलेक्टेड जो होते हैं उनका अनुपात 14:25 है। कहा गया इफ़ 35 लेस हैड अप्लाइड एंड 10 लेस सेलेक्टेड। कहा गया अगर 35 लोग कम से अप्लाई करते, अभी अप्लाई कितने लोगों ने करा है आपको, तो 14x पास होते हैं, 25x फेल होते हैं, अप्लाई कितना करे होंगे, 39x। अब कहा गया कि 35 कम लोगों ने अप्लाई किया होता है, यानी कि अप्लाई कितने लोगों ने किया होता है, 39x में से 35 कम, 39x माइनस 35। और कहा गया 10 कम सेलेक्ट हुए होते हैं, यानी 14x सेलेक्ट हुए तो 14x माइनस 10 सेलेक्ट होते हैं। 39x माइनस 35 टोटल कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 14x माइनस 10 सेलेक्ट हुए हैं। तो अनसेलेक्ट कितने हैं, 25x माइनस 25। तो कहा गया कि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का अनुपात 3:5 होता है, यानी ये अनुपात जो दिया गया है 3:5। तो आपसे कहा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर अ जॉब, यानी 39x की वैल्यू निकालें। अब देखो 5 से पहले इसको काट दो, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 5, यानी आपका हो गया 3 का इसमें गुणा कर दो। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई ही होना था, तो देखो ऐसे करते गुणा, ये क्रॉस इधर मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो, यानी ये दिया गया 5 टाइम्स ऑफ 14x माइनस 10 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 25x माइनस 25। ये तो हो गया। अब 5 से इसमें डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 14x माइनस 10 बराबर 3 से गुणा भी करते रहो, ये 15x हो जाएगा, और ये -5 मतलब -15 बचेगा, यानी x बराबर बचा 15 माइनस 10 यानी कि 5। x बराबर 5 हो गया, तो कैंडिडेट्स की संख्या कितनी हो गई, 39 × 5 यानी कि 195। यानी कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, 195। कहा गया ये स्पोर्ट कार गोइंग एट एन एवरेज ऑफ 108 km/h टेक्स 15 मिनट टू कंप्लीट अ लैप ऑन ए रेसिंग ट्रैक। हाउ मच स्पीड शुड बी इंक्रीज टू कंप्लीट द लैप इन 9 मिनट। आपको देखो, आपको पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस सेम है तो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 होना चाहिए। समझ आ रहा है। आपसे पूछा गया कि 108 की स्पीड से, पहले स्पीड कितनी थी 108, और समय कितना लगता है 15 मिनट, और अभी स्पीड कितनी हमें नहीं पता, और समय कितना लगना चाहिए 9 मिनट।
तो 9 से इसको काटोगे 12 हो जाएगा, यानी x बराबर 12 गुणे 15 180 होनी चाहिए स्पीड। अगर 180 किलोमीटर प्रति घंटे होती स्पीड तो हमारा ये कितनी देर में कवर हो जाता है, 9 मिनट में। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो ये भी डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस देगी, ये भी स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस देगी, और दोनों सेम ट्रैक को यानी एक सर्कुलर ट्रैक को दौड़ रही हैं, तो यानी कि दोनों केस में डी बराबर हो गया, यानी ये बराबर इसके हो गया। हमने सॉल्व किया x बराबर 180। अब आपसे ये नहीं पूछा गया था स्पीड कितनी, देखो यहाँ पे प्रश्न में ऑप्शन में आपको 180 भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि हाउ मच स्पीड शुड बी इंक्रीज, यानी कितना बढ़ाया जाना चाहिए। हमारी पहले स्पीड कितनी थी 108, अभी कितनी हो गई 180, तो कितनी बढ़ाई जानी चाहिए 72। कई बार सिली क्या होती है, ओवर कॉन्फिडेंस में हमने 180 किया, टक से मार के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, यानी 72। ठीक है, कहा गया ये क्यूबॉइड ऑफ साइज 100 बाई 80 बाई 60 कट इंटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाई 3 कट्स, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 8 पार्ट्स। ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि 3 कट मारे जाते हैं। देखो एक क्यूबॉइड है, ऐसे इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, ये क्यूबॉइड है हमारा, कोई क्यूबॉइड मतलब घनाभ, ये हमारा घनाभ है। ठीक है, अब इसको अगर 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, एक खड़ी लाइन मार देंगे। किस तरह से, देखो ये इस तरह से डिवाइड करेगी इसको, देखो ये हमने ड्रा कर दिया, ये एक सीधी लाइन हो गया। ऐसे बड़ी लाइन डिवाइड करेंगे, ये देखो इस तरह से, ये देखो हो गया। और एक ऐसे भी तो डिवाइड करेंगे ये। तो अब जो पार्ट मिलेंगे उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 8 जो पार्ट मिलेंगे उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों 2 मतलब 1/2 1/2 1/2 हो जाएगी। अगर किसी घन को 3 कट द्वारा, 3 कट अगर हम मारेंगे तो एक लंबाई के, एक चौड़ाई के और एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सही लिख दे रहा हूँ, एक लंबाई के उसमें मारेंगे, एक चौड़ाई में और एक ऊंचाई में। 3 कट हमने मारा और 8 पार्ट हो गए। समझ आ गया, आप विजुलाइज करिएगा कि 3 कट मारने। अब अगर हमें 3 कट मारने के बाद ये 8 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो जो नए वाले पार्ट बने हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी ओरिजिनल की, यानी 100 की आधी 50 लंबाई हो गई, चौड़ाई 40 हो गई और ऊंचाई 60 की आधी 30 हो गई। अब आपसे कहा गया है कि टोटल सरफेस एरिया निकालनी है सभी की, ऑल द 8 पार्ट की। तो आपको पता है अगर क्यूबॉइड है तो उसकी टोटल सरफेस एरिया होती है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। और क्यूबॉइड का पार्ट भी क्यूबॉइड होगा, अगर उसको 3 बराबर कट मार के निकाला गया तो 8 क्यूबॉइड निकलेंगे। अब आपको पता है 1 का इतना हो गया तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 × 2 यानी कि 16 × LB यानी 50 × 40 2000 प्लस 40 × 30 1200 प्लस 30 × 50 1500, यानी 15 12 27 20 4700, यानी 16 × 4700 आपका आंसर हो गया। यानी 16 0 0 16 0 0 16 7 112 के 2 हासिल लाइन 11 16 चौको 64 11 75, यानी 75,200 टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी थी, एक कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के लिए क्या होता है, दूसरा अगर हमें किसी को क्यूबॉइड को 8 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो आपका वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड होगा। देखो ये दूसरा पार्ट कटा और तीसरा पार्ट कटेगा तो ये वाला, देखो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये दूसरा पार्ट हमने चौड़ाई के ऊंचाई के अकॉर्डिंग जो मारा और वो लंबाई के अराउंड जो करेंगे वो वाला मैं कलर चेंज करके कर दे रहा हूँ। ये देखो लंबाई के अराउंड ये वाला हो गया, इसको यहाँ से डिवाइड करेगा और इसको मिला देना, ये 8 पार्ट अब कट के तैयार हो गए। समझ आ रहा है ना, देखो विजुलाइज करिए ना, मैं कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखो एक पार्ट ये हो गया, एक प्लेट मान लो प्लेट से काट दिया गया माचिस की डिबिया को, दूसरा रेड कलर से कलर कर दे रहा हूँ, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट भी समझ में आ रहा होगा, और तीसरा ये समझिएगा हमने ये वाला ऐसे करके मारा है, ये देखो ये वाला, समझ आ गया। तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ पे तीनों पार्ट है। वही T20 मैचेज वाली बात है, कहा गया था टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ऑल 4 बैट्समैन, यानी रन स्कोर्ड आपको काउंट करना है, तो जोड़ना है 9 8 17 10 27 4 31 50 50 32 और 40, यानी 3240 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। प्रश्न देखिएगा, कहा गया व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ऑल 4 बैट्समैन। एवरेज निकालना है चारों रन का, तो चारों रन्स को जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 ही बैट्समैन है, तो जोड़ो तो 3240, 9 8 17 10 27 4 31 एक 3240 हुआ था और 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि 4 बैट्समैन है, 3240, यानी कि 4 8 32 4 1 810 आपका आंसर हो जाएगा। आज मैं इस वजह से भी समय लेके करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को शिकायत थी कि कई बार बहुत मतलब तेज़ हो जाते हैं स्पीड, इस वजह से, और पेपर भी अच्छा है। ये कहा गया 0, इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई का प्रश्न दिखता है मतलब सिंप्लीफिकेशन का। मैं क्या काम करता हूँ, पहले मैं 0 काउंट करता हूँ, तो देखो 2 2 4 0 यहाँ 2 2 4 मतलब 10 बाद 4 अंक है,
और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 1 3 है, तो एक जीरो बढ़ाओ और हटा दो सबका दशमलव, तो यानी आपका लिखा हुआ है 56 × 36। जब दशमलव हर जगह समान हो जाए, मतलब दशमलव के बाद के अंक समान हो जाए, तो इसको दशमलव को हटा दिया करो। +42 × 32 और बटे 8, 80 × 21 लिख लो। अच्छा हाँ, कल एक मज़ेदार काम हुआ, 2-3 दिन से मैं एक कमेंट पढ़ रहा हूँ, 2-3 मतलब 4-5 लोग कमेंट कर रहे हैं कि इंग्लिश सबटाइटल यूज किया करो, या तो इंग्लिश में बोलो। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं जैसे पढ़ा पा रहा हूँ ऐसे पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मैं चेंज तो कर नहीं सकता। दूसरी चीज़, ये पढ़ाई की वीडियो मूवी तो है नहीं कि सबटाइटल यूज की जाए, तो आपको मैं डिजिट इंग्लिश में यूज कर सकता हूँ, लेकिन तब मेरी कोर ऑडियंस जो है उसको प्रॉब्लम होने लगेगी। और आपको मैं कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ तो स्क्रीन पे दिख रहा होता है, आप अपने हिसाब से, मैं 2 दूनी 4 कहूँ, आप 2 2 4 या 2 2 4, जो भी बोलना है बोलो, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। बाकी मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा, ये सब मेरी आदत है ऐसे, ठीक है। अब देखो 8 से कट रहा है, कहाँ पे कट रहा है, 8 से काटोगे 10 आ जाएगा, 8 से काटोगे 4 हो जाएगा, 8 से काटोगे 7 हो जाएगा, 7 से काटोगे ये कटेगा, 7 से काटोगे ये कटेगा, 7 से काटोगे ये कटेगा। अब 36 + 24, ऊपर 60 लिखा हुआ है, नीचे 10 × 30 लिखा हुआ है, 30 से 60 में डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा आपका आंसर। ये 3 लिखा हुआ है, थोड़ा सुंदर है। ये भी प्रश्न देख लो, कहा गया ऑन सेलिंग 36 मोबाइल्स, ये मोबाइल वेंडर गॉट अ लॉस इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मोबाइल्स, द लॉस परसेंटेज। बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर इसमें ट्रिक सोचोगे तो बहुत कठिन बन जाता है, ट्रिक ना सोचो तो बहुत आसान। कहा गया 36 फ़ोन को बेचने पे उसे 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। यानी अगर मैं मानूँ एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 1 रुपये है या 10 रुपये मान लेता हूँ, तो 36 का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1 मिनट, 36 का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 360 रुपये। और मान लो कि 10 मोबाइल ना हो के एक मोबाइल है, एक मोबाइल हमने 360 रुपये में बेची और 4 मोबाइल, यानी कि कितने का नुकसान हो रहा है। ऐसे देखो, कहा गया 36 मोबाइल को हमने एक मोबाइल का सेलिंग प्राइस कितना माना है, 10, 36 को हमने कितने में बेचा, 360, लॉस कितने का हुआ, 4 मोबाइल के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि लॉस हुआ 4 दाम में 40, 360 में बेचने पे 40 का नुकसान, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 360 × 40 400, और 400 पे अगर 40 का नुकसान हो रहा है तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 10%। तो काम खत्म। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मास्टर लोग ट्रिक बता देते हैं कि आप ऐसे याद रखो कि अगर 36 मोबाइल को बेचा जाता है और 4 के SP के बराबर नुकसान होता है, तो लॉस परसेंटेज बराबर होता है टोटल मोबाइल 36, मतलब लॉस परसेंटेज बराबर होता है जितना लॉस हो रहा है 4 बटे टोटल मोबाइल 4 ये और 36 है, और गुणे 100 लगा दो। तो वही चीज़ तो यहाँ पे मैंने बेसिक से करवा दी, ठीक है। तो वही बात है कि चाहे आप ये दिखाने के लिए मास्टर बहुत योग्य है, वो बेसिक चीज़ों को बहुत ट्रिक बताने लग जाते हैं कि ऐसी ट्रिक, मैं पहले माहौल बांध दूँ, समा बांध दूँ कि ऐसा बताऊँगा कि 10 सेकंड में प्रश्न हो जाएगा, और फिर मैं मास्टर खुद 5 मिनट में करवा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़ याद रखना कि जिस टाइम आप ढूंढ रहे होगे ट्रिक वीडियो, उस टाइम में कोई प्रैक्टिस करके और बेसिक से आपसे अच्छी स्पीड से निकाल के चला जाएगा। ध्यान रहे, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, ट्रिक वीडियोज़ से नहीं। बाकी पढ़ते रहें, चैनल पे यूजफुल कंटेंट आ रहे हैं, वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल से सारे लोग जुड़ जाना। अगर आपका कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं भाई को। बाकी चलो ऐसे मौज में पढ़ते रहेंगे, घर पे रहो, सेफ रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, और बाकी तैयारी करते रहो। बाकी हम तो हैं ही आपके साथ, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।